हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरेवा जीनियस। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का सेट 3। और इससे पहले हम हमारा सेशन शुरू करें, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है शुभम शर्मा। आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, राइट नाउ सिलेक्टेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आई हैव क्वालिफाइड वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रिटन एग्जाम्स सच एज RPFSI, Haryana Taxation Inspector, FCAT, RRB, SSC and other exams. I have also cracked all the stages of RRB ALP, which includes psycho test and A1 category medical. And medical tests and psycho tests are also the part of DFCCIL executive operations and BD. तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया होगा शुभम शर्मा कॉन्टैक्ट करके। तो आप और वहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जो भी मैंने सेशंस अभी तक कराए हैं उनकी क्विज़ेस भी आप देख सकते हैं। आप उन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं ताकि आपको पता लगता रहे कि हम कितना प्रिपेयर कर रहे हैं और कितनी अच्छी तरीके से हमने प्रिपेयर किया है। द बेसिक रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट्स लाइज विद द, देखिए रेगुलेटरी अथॉरिटी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट्स की हमारे यहाँ सेबी है, तो ये हम याद रखेंगे कि हमारी है सेबी। और सेबी का मतलब क्या है, सेबी की फुल फॉर्म क्या है, और इसका लोगो देखिए ये रहा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा सेबी स्टैंड्स फॉर, आपको 4 इसकी फुल फॉर्म से दी जाएंगी ऑप्शन में, आपको ठीक लगा के आनी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये इसका लोगो है। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था ये भी आपसे पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेबी आपके लिए। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना दिया गया इसको, 1992 में, तो ये हम ध्यान रखेंगे। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए CSO इसको बोला जाता है। CSO का मेन फंक्शन क्या है, उसका मेन फंक्शन है कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का एस्टिमेट ये लगाती है, ये बताती है, और इसके और भी काम है। और सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी होगा कि ये कब एस्टेब्लिश हुआ। ये एस्टेब्लिश हुआ 1951 में, हाईलाइट कर दिया गया। आपसे पूछा जाता है CSO कब एस्टेब्लिश हुआ। और ये इसके जो अदर फंक्शंस हैं वो हैं, जैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग तो है ही, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज कंडक्ट करती है, इकोनॉमिक सेंसस कंडक्ट करती है, और 5-year प्लान्स वर्क रिलेटिंग डेवलपमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज भी यही करती हैं। तो CSO के मेन फंक्शंस ये भी हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोल आर सो रिलेटेड दैट, देखिए प्लानिंग एंड कंट्रोल 2 प्रोसेस हैं जो इतने आपस में इतने रिलेटेड है, दे आर सो मच को रिलेटेड दैट दे बोथ आर कंसिडर्ड एज ट्विन सिस्टर्स। तो ये एक ही साइकिल में साइमल्टेनियसली एक तरह से कह सकते हैं चलते हैं। और प्लानिंग एक तरह से ऑपरेशन से पहले का पार्ट है और कंट्रोल ऑपरेशन के बाद का है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। Which of the following taxes is levied by the union and appropriated and planned by the states, जो यूनियन के द्वारा लगाए जाते हैं और नियोजित किए जाते हैं स्टेट्स के द्वारा, तो हमारा आंसर होगा स्टैम्प ड्यूटी। देखिए ये इस तरीके के टैक्स हैं, 268 आर्टिकल 268 हमारा बताता है, जैसे स्टैम्प ड्यूटीज़ और एक्साइज की ऐसी ड्यूटीज़ जो मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशंस as are mentioned in the union list shall be levied by the government of India but shall be collected in the case, ये ड्यूटीज़ कलेक्ट की जाएंगी, देखिए लगाई तो जाएंगी यूनियन के द्वारा पर कलेक्ट की जाएंगी यूनियन टेरिटरीज में कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगी, पर स्टेट्स में कौन करेगा, हमारा स्टेट करेगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक सोर्स ऑफ प्लांट फाइनेंस, तो प्लांट फाइनेंस का सबसे इम्पोर्टेंट डोमेस्टिक सोर्स कौन सा है, हमारी डोमेस्टिक प्राइवेट सेविंग्स है। देखिए 3 तरीके से हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग्स होती हैं, प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर सेविंग होती है और पब्लिक सेक्टर सेविंग होती है, ये 3 है। पर जो हमारी हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग है यानी डोमेस्टिक प्राइवेट सेविंग जो कहेंगे, ये हमारी जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पोर्शन जो है वो कवर करती है, तो ये हम ध्यान रखेंगे कि हमारा 5th का आंसर होगा डोमेस्टिक प्राइवेट सेविंग्स। Consider the following reasons of continuous decline in average land holding size in India. Continuous decline का देखिए रीज़न क्या है, in average land holding size।
देखिए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जी है, विरासत में जो ज़मीनें बढ़ती जाती हैं आगे कम हो रही हैं। कंसोलिडेशन नहीं है, फार्म मैकेनाइजेशन भी नहीं है। डिज़ायर ऑफ लैंड ओनरशिप बिल्कुल है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए एंड डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग टू सेंट्रल टैक्स। देखिए सेंट्रल टैक्स को कौन से टैक्स बिलोंग कर रहे हैं, तो ये है हमारे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड इनकम टैक्स, ये सेट है, ध्यान रखेंगे। What is the name of the electronic communication network of the Reserve Bank of India? देखिए आरबीआई का खुद का एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क है, और उसका नाम है आरबीआई नेट, और डेवलप किया गया है सी में, और सी का मतलब यहाँ लैंग्वेज से, और ये डोस और यूनिक्स मशीन्स पर काम करता है। दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है खैर, पर ये ध्यान रखेंगे हम कि जो इनका कम्युनिकेशन नेटवर्क का नाम है वो है आरबीआई नेट, बस आपको इससे मतलब है। इन इंडिया द लार्जेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग इज, देखिए लार्जेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग हमारी कौन सी है, ये हमारी आईओसी, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। और आईओसी का मतलब यहाँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बता चुका हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कौन सी होती हैं जो सर्विसेज के काम आए और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में काम आए। तो यहाँ हमारे यहाँ पर कौन सी नहीं है ये पूछा गया, तो फूड प्रोडक्शन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हम इसको काउंट नहीं करेंगे। विच अथॉरिटी डिसाइड्स अबाउट द स्टेट्स शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। देखिए फाइनेंस कमीशन ये डिसाइड करता है, ये मैं आपको वर्बली प्रीवियस सेशंस में भी बता चुका हूँ। और फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग आपकी कुछ बातें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले कब एग्जिस्टेंस में आया, 1951 में, ये आपको ध्यान रखना है। और किस आर्टिकल के अंडर है, आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हम ध्यान रखेंगे। इन इंडिया 1 रुपी कॉइन्स एंड नोट्स एंड सब्सिडियरी कॉइन्स आर इश्यूड बाय। देखिए कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, 1 रुपी कॉइन्स एंड नोट्स एंड सब्सिडियरी कॉइन्स, ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। ये देखिए ₹1 का नोट है, क्या लिखा हुआ है, भारत सरकार, और बाकी नोट पे क्या लिखा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ लिखा होगा। और इसकी एक और ख़ास बात है ₹1 के नोट की, कि इस पर सिग्नेचर किसके होते हैं, कौन बियर करता है, वो करता है सिग्नेचर ऑफ द सेक्रेटरी, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये आपसे पूछा जाता है, देखिए, तो आप ये प्लीज़ ध्यान रखेंगे। देखिए फाइनेंस सेक्रेटरी यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है। जबकि आपको बाकी नोट्स पे किसके साइन मिलते हैं, किसके सिग्नेचर मिलते हैं, गवर्नर के, आरबीआई गवर्नर के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जरूर याद रखेंगे। इन विच प्लान वॉज सेल्फ रिलायंस फर्स्ट एम्फेसाइज। देखिए प्लान का मतलब यहाँ 5 ईयर प्लान से है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 ईयर प्लान, आपको पता ही होने चाहिए। और सेल्फ रिलायंस किस में सबसे पहले किस प्लान में जोर दिया गया था, उसका आंसर होगा हमारा 5th 5 ईयर प्लान, ठीक है। और इसकी ड्यूरेशन कितनी थी, 1974 टू 1979, आप ये भी ध्यान रखेंगे। और सेल्फ रिलायंस हमारा था, और पॉवर्टी एलिवेशन भी हमारा था, गरीबी हटाओ भी का नारा भी था, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। द फेमस स्लोगन गरीबी हटाओ वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द, देखिए अभी मैंने आपको बताया कब लॉन्च किया गया था, 5th 5 ईयर प्लान में, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी का फेमस एक तरह का नारा भी हुआ था कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, उस टाइम इलेक्शन में। तो आप ये ध्यान रखेंगे, इसके दो मेन नेम थे, गरीबी हटाओ एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, मैंने ये बोल्ड कर दी है आपके लिए, ध्यान रखेंगे। और इसकी ड्यूरेशन क्या थी, 1974 टू 79। Which of the following has the sole right of issuing currency except 1 rupee coins and notes in India। देखिए 1 rupee and coins के लिए मैं बता चुका हूँ आपको, तो उसके अलावा कौन करता है सारी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो हम ध्यान रखेंगे। In the budget figures of the government of India, the difference between total expenditure and total receipts is called, देखिए इसे बोलते हैं हम फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सीड कर जाए जितना वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है उससे, तो उसे हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। मान लीजिए हम 100 ही रुपये कमा पा रहे हैं और हमने 120 रुपये हमने खर्च कर चुके हैं, तो वो 20 रुपये का जो डिफरेंस होगा वो हमारा डेफिसिट होगा, वो फिस्कल डेफिसिट होगा। और इसमें हम बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करते हैं और लाइबिलिटीज़ को।
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिजिकल डेफिसिट वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे। फिजिकल डेफिसिट की डेफिनेशन आपको पता ही होनी चाहिए, आप जरूर न्यूज़पेपर्स में और मीडिया चैनल्स में सुनते होंगे डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट। इंडियाज बिगेस्ट नेशनलाइज्ड एंटरप्राइज टुडे इज, देखिए कौन है हमारा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन रेलवेज है हमारा, ठीक है। और ये कब नेशनलाइज्ड हुआ था? 1951 में, ठीक है। नेशनलाइज एज 1 यूनिट। द ऑफिशियल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया इज, मैं आपको बता चुका हूँ, आप ही मुझे बताएंगे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 18 का। बस आप ये जान लीजिए नेशनल इनकम होती क्या है। नेशनल इनकम का मतलब है मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। देखिए यहाँ पर आपके लिए देखिए दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फाइनल गुड्स, खैर मैं बता चुका हूँ, रॉ और इंटरमीडिएटरी गुड्स नहीं होंगे इसमें, वही गुड्स एंड सर्विसेज होंगी जो हमें पैसा जनरेट करके देंगी, वही मनी वैल्यू होगी गाँव। और फाइनेंशियल ईयर हमारा ये अप्रैल से मार्च, इसके अंदर जो भी प्रोड्यूस होगा उसी की मनी वैल्यू को ही हम नेशनल इनकम बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपेक्स बैंक फॉर इंडस्ट्रियल लोन्स, कौन सा है इंडस्ट्रियल लोन्स के लिए? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए आपके लिए इसका आंसर हमारा होगा IDBI। IDBI की फुल फॉर्म क्या है आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देखिए IDBI आपसे ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1964 में, ये आपसे पूछा जाएगा, 100% आपसे पूछा जाएगा ये, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। 1964 में IDBI एस्टेब्लिश हुआ था, और IDBI की फुल फॉर्म भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसके काम क्या है IDBI का? इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस करना, प्रोजेक्ट लोन्स देना, अंडर राइटिंग्स देना। अंडर राइटिंग्स कुछ नहीं है, कभी आप कंफ्यूज हो, अंडर राइटिंग्स का मतलब होता है लाइबिलिटी। इसका मतलब ये है कि एक तरह का इंश्योरेंस की गारंटी वो प्रोवाइड करते हैं कि इन केस ऑफ लॉस हम आपको पैसा प्रोवाइड कराएंगे, आपको रिकवर कर दिया जाएगा, रिकवर करने में मदद की जाएगी। सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड कराती है और रीफाइनेंस फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता ही है IDBI, तो आप ये ध्यान रखेंगे। व्हाट इज़ ए बैंक रेट? बैंक रेट क्या है? देखिए बैंक रेट कुछ नहीं है, ये वो रेट है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री एडवांसेस लोन्स टू अदर बैंक्स इन द कंट्री, अदर बैंक से मतलब यहाँ वही है, तो इन बैंक्स को जिस रेट पर वो पैसा देगा उसे हम बैंक रेट बोलते हैं, आप ये ध्यान रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है। तो आज के लिए बस हमारा इतना ही सेशन था। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। लाइक से देखिए कुछ नहीं होता है, बस ये पता लगता है कि हाँ ये वीडियोस का जो पर्पज़ है वो ये पूरी तरीके से निभा रही है वीडियोस, ठीक है। तो बस आप अपना ख्याल रखिए एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। थैंक यू ऑल।